नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने आज पूरे देश को दहला दिया और व्यवस्था की परतों को उधेड़ कर रख दिया। जी हां, जो हादसा हुआ है आज और उसमें जिस तरीके से नवजातों की मौत हुई है उसका हम जिक्र करेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एक सरकारी अस्पताल में 10 बच्चे जिंदा जलकर मर जाते हैं। सरकार मुआवजे का ऐलान करती है, सरकारी महकमा जांच में जुट जाता है। किस्मत अच्छी थी उन 7 बच्चों की और भला हो उस नर्स का जिसकी वजह से बाकी के 7 बच्चे जिंदा बच गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि न्यूबॉर्न केयर यूनिट में घंटों तक बच्चे जलते रहे, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या बच्चे रोए नहीं होंगे? क्या एंटी फायर अलार्म ने किसी को अलार्म से अलर्ट नहीं किया होगा? और इतने संवेदनशील न्यूबॉर्न केयर यूनिट में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर और नर्स कहां थे? और अगर नहीं थे तो क्या इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है? शुरुआती जांच में इस बात का पता चला है कि सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हादसे के वक्त केयर यूनिट में कोई मौजूद नहीं था। ड्यूटी पर लगाए गए नर्स और डॉक्टर्स नहीं थे। वार्ड बॉय काफी देर से खाली था, वहां पर कोई नहीं था। कायदे से तो पूरा अस्पताल प्रशासन इस हादसे के लिए जिम्मेदार है और इन सब के खिलाफ आपराधिक मामला और मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न केयर यूनिट में सिर्फ मासूम बच्चों की मौत ही नहीं हुई, मां बाप के सपने भी मर गए। आशाओं पर तेजाब की बारिश हो गई और सरकारी बद इंतजामों की पोल भी खुल गई। हाँ, यहाँ लापरवाही है। हाँ, लापरवाही है यहाँ पे कुछ चल रहा नहीं है। हमेशा लापरवाही चल रही है यहाँ पे। महाराष्ट्र के भंडारा जिला से दिल दहलाने वाली खबर बाहर आई है, जहां पे 10 नवजात शिशुओं की आग लगने के चलते मौत हुई है। जी हाँ, महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में ये आग लगी है। ये आग जो लगी है वो छोटे बच्चे के आईसीयू यानी के SNCU में आग लगने के चलते 10 बच्चों की मौत हुई है। पहाड़ सी जिंदगी एक बित्ते में सिमट के रह गई। ऐसे भी भला कोई जाता है क्या? महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक सरकारी अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। आग शुक्रवार रात करीब 2 बजे लगी। हालांकि आग लगने के बाद 17 में से 7 बच्चों को बचा लिया गया। जो आधे घंटे का डिस्टेंस है यहाँ के स्टॉप को यहाँ पे आधे घंटे बाद मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ के जो फैमिली मेंबर्स है उनको तो मालूम पड़ा नहीं, लेकिन ये आधे घंटे का डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे बच्चों की मौत हुई, क्योंकि वहाँ पे बचाने वाला कोई अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं। यहाँ पे लापरवाही इतनी ज्यादा हमेशा से लापरवाही होती है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन इस हादसे ने महाराष्ट्र सरकार की बद इंतजामी की पोल खोलकर रख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बहुत तकलीफ देती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये, घंटों आग लगी रही लेकिन किसी को इसका पता क्यों नहीं चला? आग लगने के बाद किसी को बच्चों के रोने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? क्या अस्पताल का फायर अलार्म काम नहीं कर रहा था? केयर यूनिट में तैनात नर्स और डॉक्टर्स कहां थे? क्या अस्पताल फायर मानकों का पालन नहीं कर रहा था? रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर जो न्यूबॉर्न केयर यूनिट है हमारा, उसमें आग लगी थी और इस दुर्दैवी घटना में करीब 10 बच्चों की मृत्यु हुई है और हम 7 बच्चों की जान बचा पाए। इस घटना पर अपनी संवेदनाएं जताते हुए पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र के भंडारा में हुई हृदय विदारक घटना में हमने अपने अनमोल जीवनों को खो दिया। सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। उम्मीद है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। NICU वहाँ पर तैयार हुआ, लेकिन वहाँ पर फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये मेरे पास कागज मुझे यहाँ पर मिला है, जिसमें 12 मई को 2020 को इसका प्रस्ताव गया है कि यहाँ पर फायर सेफ्टी मेजर्स किए जाने चाहिए, लेकिन वो केवल प्रस्ताव गया और पड़ा रहा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो कार्रवाई होती तो शायद ये 10 बच्चे इस प्रकार से हमारे में से नहीं चल बसते। गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। जो भंडारा में घटी है, बहुत ही दिल दहलाने वाली ऐसी घटना घटी है। इस घटना की उच्च स्तरीय चौकसी की जाएंगी
और इस चौकस में जो भी दोषी पाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई राज्य शासन की तरफ से की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, महाराष्ट्र के भंडारा में हुए हादसे में शिशुओं की असामयिक मौत से गहरा दुख हुआ है। नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग अस्पताल में आग कैसे लगी इसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं। से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख। हादसे के शिकार लोग इसे अस्पताल की लापरवाही बता रहे हैं। हादसे के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने हर हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में सेफ्टी ऑडिट के निर्देश जारी किए हैं। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हादसा बेहद दर्दनाक है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हादसों से हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें सीखती कितना है। उर्वशी खोना हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। उर्वशी, ताजा अपडेट जो है वो जरूर बताइएगा, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है ये बताइएगा, जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 2018 की एक आरटीआई रिपोर्ट में यह खुलासा हो रहा है कि 2 साल से यह अस्पताल मानकों का पालन नहीं कर रहा था। इस तरह की स्थिति में बाहर निकलने का दूसरा दरवाजा नहीं था, आग कैसे बुझाया जाए इसके लिए प्रॉपर इंतजामात नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद कोई देखने सुनने वाला नहीं था। क्या जानकारी उर्वशी? जी देखिए, ये पूरा नेग्लिजेंस का केस आंखों के सामने दिखाई देता है। मैं आपको बता दूं कि मैं रिपोर्ट कर रही हूँ हॉस्पिटल के अंदर से, अंदर जाकर आपको वो तस्वीरें बताएगा किस तरह से जो है आग वहीं से लगी है। ये पूरी जो एक टीम है, 6 मेंबर्स की टीम जो है वो दिखाई गई है। आप देखिए, ये फ्लोर देखिए, वीडियो जर्नलिस्ट रमेश आपको दिखाएंगे। फ्लोर पे आपको दिखाई देता है कि किस तरह से जो काले ऐश जो होता है, ब्लैक कलर का ऐश जो होता है जलने का, वो फ्लोर पे दिखाई दे रहा है। यानी कि इतनी बड़ी आग लगी है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है पूरी तरह से फ्लोरिंग काली हो गई है। अब रही इन्वेस्टिगेशन की बात, तो जहाँ पे रमेश विजुअल्स दिखा रहे हैं, हम आपको इन्वेस्टिगेशन बताए। 6 मेंबर्स की टीम दिखाई गई है, जिसमें से 4 मेंबर्स जो 2 लोगों से, यानी कि एक अटेंडेंट और एक नर्स से लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 लोग थे जो पहली बार मतलब जिनको पहले पता चला और उन्होंने अंदर एंट्री मारी, जहाँ पे ये पूरा किस्सा हुआ है। हम अब वो पूरे एरिया में भी अब जो है अंदर आने नहीं दे रहे हैं, पर ये वो एरिया है। उर्वशी, वाकई वो तमाम तस्वीरें देखी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक मशहूर शायर की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, कुछ यूं कर ले कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। लेकिन यहां पर 10 नवजात की मौत हो चुकी है। अगर मंदिर का एक कोना, मस्जिद का एक कोना भी गिर जाता है तो उस इलाके में बवाल आ जाता है, सरकारों से सवाल जवाब पूछ लिए जाते हैं। लेकिन 10 नवजात बच्चों की जानें चली गई। क्या अभी तक महाराष्ट्र की जनता, राजनीतिक पार्टी, राजनेता सड़क पर उबलते हुए दिखाई दिए? ठीक है, कौन नहीं उबलेगा इस पूरे मामले को देखकर, पर हाँ, ये जाहिर सी बात है, ये कहानी या एक घटना जो हुई है एक अस्पताल की हुई है, पर ये सिस्टम और इस तरह का लूप होल ये हर जगह बहुत ही गारंटी से है कि हर जगह ऐसे सिस्टम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नॉर्मल फायर सेफ्टी अलार्म, आप उसमें फिर बजर की बात करो, फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात करो, फायर सेफ्टी के जो नॉर्मल इक्विपमेंट जो जनरली बेसिक फॉर्म में कोई भी इंस्टॉलमेंट, कोई भी बिल्डिंग अगर बनती है तो इंस्टॉल किए जाता है, वो ही मिसिंग थी। तो इस तरह से कैसे ये एक आईसीयू के पार्ट का एसएनसी, यानी कि सिक न्यूबॉर्न, ये जो वर्ड है सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ये अपने आप में बयां करता है कि कितना सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। और ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट में अगर फायर अलार्म का बजर ना हो, फायर अलार्म के सेफ्टी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट ना हो,
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट जो पूछताछ अंदर चल रही है वहाँ पे ये पूछताछ लगातार पिछले 2 से 3 घंटों से हो रही है, क्योंकि नर्स और अटेंडेंट की जो बातें हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है कि कौन किस तरह से पहले पहुंचा। उर्वशी, क्या ये पुष्टि हो गई है बात की कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है? और दूसरी बात यह कि परिवार वालों से आपने बातचीत की होगी, क्या कहना है वहां पर मौजूद लोगों का या चश्मदीदों का? अगर थोड़े से इंतजाम हो जाते तो क्या नवजातों की जान बच सकती थी? बिल्कुल, इनफैक्ट परिवार वाले जो है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि उनके जख्मों को ना ये मुआवजा 5 लाख रुपए का, ना ये इंक्वायरी कहीं पे भी कम कर सकती है, ना वो उन जख्मों को भर सकती है। परिवार वाले जहाँ पे पूरी तरह से टूट चुके हैं, वहीं ये यहाँ के जो एक्टिविस्ट है, यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पे अक्सर आते जाते हैं, वो बिल्कुल ये कहते हैं कि अस्पताल में जो एक कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस दिखाई दे रहा है, और वो अगर होता तो शायद आज वो 10 मासूम बच्चे अपनी जान नहीं खोते। अगर लापरवाही नहीं होती, इंतजाम पूरे होते तो आज 10 मासूमों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। और सोचिए अगर 10 मासूमों की जान गई है तो पूरे के पूरे परिवार का क्या हाल होगा। 10 परिवारों की स्थिति समझी जा सकती है, लेकिन सिर्फ हम आज बात ही कर सकते हैं उस पर। जिम्मेदारी सरकारों की है इस स्थिति को सुधारने की। बहुत शुक्रिया आपका उर्वशी इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के बाद आइए आपको बंगाल लिए चलते हैं, जहां का सियासी पारा इस वक्त गर्म है। अपने काफिले पर हमले के बाद करीब महीने भर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फिर से बंगाल पहुंचे। नड्डा ने वर्धमान में पूजा सभा और रोड शो किया। यहां नड्डा ने बीजेपी के एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत भी की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने ममता की तृणमूल कांग्रेस को तिरपाल चोर बताया। दरअसल अम्फान तूफान के वक्त लोगों को अस्थायी घर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने तिरपाल भेजे थे। टीएमसी के लोगों पर इन तिरपालों को अपने घर में रखने के आरोप लगे हैं। ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा कि बंगाल में टीएमसी जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। चावल जहां पे वो किसानों के साथ बातचीत करेंगे, उनके घर जाएंगे और उनके घर से एक मुट्ठी चावल दान लेंगे। दान देने के बाद उन चावलों को एक कम्युनिटी किचन में तैयार किया जाएगा, जहां पे वो गरीबों को और किसानों को खिलाया जाएगा। अपने काफिले पर हमले के ठीक 1 महीने बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल दौरे पर। उन्होंने ममता के गढ़ में हुंकार भरी और ममता पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ममता सरकार भ्रष्टाचार में जुटी है। अपने दौरे पर नड्डा ने जनता और किसानों को एकजुट करने के लिए एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत भी की। सुरक्षा अभियान हम चलाएंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे और प्रधानमंत्री ग्राम सम्मान निधि भी दिलाएंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर शपथ लेंगे। एक मुट्ठी चावल किसान से लेंगे और शपथ लेकर के हम अपनी सरकार बनाएंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। इस बात के लिए हम लोग लगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में बीजेपी सरकार के आने का दावा किया है। नड्डा ने बंगाल के वर्धमान में ममता सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि ममता इस बार बंगाल हार रही है, बीजेपी आ रही है और टीएमसी जा रही है। क्या क्या करके खड़ा कर, इसलिए बंगाल की जनता ने यहां जो लोग आए हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, यहां बंगाल के लोग हैं जिन्होंने तय किया है कि लोग स्टॉक और बैरल के साथ ममता जी की छुट्टी करेंगे और कमल का निशान को आगे बढ़ाएंगे। वर्धमान की रैली में जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मंत्री जी हर मामले में दावा तो जरूर करते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि कोरोना को हम 21 दिन में हराएंगे, आज 21 महीना होने को हो जा रहा है। तो ऐसी बात है कि लोगों का विश्वास भरोसा इस सरकार पर और प्रधानमंत्री पर रहा नहीं है। इसलिए जब तक के लोगों को वैक्सीन मिल नहीं जाता है
लोगों का विश्वास नहीं बनेगा। बीते एक महीने में जेपी नड्डा का ये दूसरा बंगाल दौरा है। बीजेपी ने बंगाल फतेह के लिए पूरा दम लगा दिया है। बीजेपी का फोकस इस वक्त मिशन 200+ है। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम सीधे चलेंगे अपने संवाददाता सब्यसाची के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंगाल की राजनीति में हो क्या रहा है। सब्यसाची, हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि यहां पर किसानों की बात की जा रही है। बीजेपी कहती है कि ममता किसानों की जो योजना है वो चाहती नहीं है कि सम्मान निधि उनके खाते में जाए। हालांकि ये आरोप लगने के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से वो सूची भी मांगी है जो किसानों की उनके पास पहुंची है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि अम्फान यानी कि तूफान के बाद जो तिरपाल केंद्र सरकार से भेजे गए वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गए। जिनके पास पहुंचने थे उनके पास नहीं पहुंचे। यानी कि ममता सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। आप बताएं कि आखिर बंगाल की जमीन से किस तरह की बातें निकलती हैं। देखिए, बंगाल में अभी फिलहाल जो हवा का रुख है वो बीजेपी की तरफ साफ तरीके से दिख रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी को लगातार बंगाल में रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरीके से भीड़ जुड़ रही है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हो। आज हमने देखा जहां पे बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने रैली की थी, सिर्फ उसी एरिया के नहीं आसपास के जितने गांव हैं उन गांव से भी भारी संख्या में लोग जुड़े थे। आज जेपी नड्डा ने सीधे तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए या कृषियों के लिए, वो किसानों या लोगों तक नहीं पहुंचता है। ममता बनर्जी उसमें लगातार अड़चन पैदा कर रही है। अगर आप देखें तो अभी माहौल 4 चीजें हैं जो अभी बीजेपी के फेवर में जा रही है। पहली चीज है जो लगातार करप्शन रिपोर्ट हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, उससे ज्यादा से ज्यादा आपके करप्शन इन्वॉल्व है। सेकेंड चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी, ये दूसरा चीज है जो कि बीजेपी के फेवर में जाता है। तीसरा फेवर में जाता है असाउद्दीन ओवैसी का इस पॉलिटिकल सिनेरियो में इन्वॉल्व होना, क्योंकि असाउद्दीन ओवैसी फिलहाल जो मुस्लिम वोट्स को टारगेट करे। पश्चिम बंगाल में 2 सेक्शन मुस्लिम वोट्स है, एक उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम वोट और दूसरा बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम वोट। उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम वोट सीधा और इस तरीके से असाउद्दीन ओवैसी को फेवर करेंगे और जो बंगाली स्पीकिंग वोट है वो ममता बनर्जी को फेवर करेंगे। और अगर इस तरीके से वोट स्प्लिट हो जाते हैं वो सीधा तरीके से एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। सब्यसाची, मैं चाहती हूँ जरा बंगाल के किसानों पर भी बात हो जाए, क्योंकि जहां पर आज रैली हुई है सबसे ज्यादा किसान कहा जाता है पूरे बंगाल में वहीं पर है। मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी है, चावल का कटोरा उसे कहा जाता है वर्धमान को। ऐसे में एक तरफ राजधानी में इतना बड़ा आंदोलन किसानों का चल रहा है, बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में इस आंदोलन का असर वहां पर ना पड़े, इसकी पूरी कोशिश बीजेपी की है। कोशिशें जमीन पर कितनी लग रही हैं और क्या किसान से जब बात आप कर रहे हैं तो उसे खबर है कि दिल्ली में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बंगाल में जो किसान हैं उनको सीधे तरीके से खबर है कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में क्या चल रहा है। हालांकि आज जेपी नड्डा ने पूरा दिन किसानों के साथ बिताया, वो किसानों के घर में गए थे और एक भिक्षुक की तरह उन्होंने किसानों से चावल भी मांगा। और ये चावल सिर्फ जेपी नड्डा ही नहीं, बाकी जो बीजेपी के नेता है बंगाल में वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके कलेक्ट करेंगे। देखिए, अगर बंगाल की बात करें तो यहाँ पे किसान अभी भी मिक्स रिएक्शंस में है। कुछ किसान ऐसे हैं जो कि फेवर कर रहे हैं 3 कृषि कानून को, कुछ किसान ऐसे हैं जो कि भाजपा के साथ है। उनका कहना है कि 3 कृषि कानून अगर लागू हो जाता है तो उनको भविष्य में इसका फायदा मिलेगा। तो अगर बंगाल की बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं फेवर बीजेपी को मिल रहा है, बट पूरी तरीके से अभी भी नहीं मिला है। क्योंकि देखिए जितना दौर इलेक्शन का जाएगा, अभी टीएमसी भी अपना अगला दाव क्या खेलेगी, क्योंकि टीएमसी ने ऐलान किया था कि वो वर्तमान में जेपी नड्डा के बाद एक रैली करने वाली है। अभी भी उसका डेट सामने नहीं आया है, बट इसके बाद टीएमसी की क्या रणनीति होगी ग्राउंड लेवल पे और टीएमसी किसानों को किस तरीके से टारगेट करेगी। देखिए, क्योंकि लगातार बीजेपी जो रैली कर रही है उसका काउंटर रैली तृणमूल लगातार कर रहा है। जी सब्यसाची, कुछ मुद्दे हैं जो वाकई इस बार बंगाल की राजनीति में देखे जा रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव में देखे जा रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। इसके साथ साथ अगर देखें तो टीएमसी, ममता बनर्जी ये लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं
और ये कह भी रहे हैं कि बंगाल के मानुष को बांटने का काम बीजेपी कर रही है। आप वहां पर खुद मौजूद हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, आप इधर के लोगों से भी बात कर रहे हैं और उधर के लोगों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जो संस्कृति है, बंगाल के जो लोग हैं, वो कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, खासकर इस विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के दौर को और राजनीतिक द्वंद्व को? इलेक्शन बंगाल के अगर लोगों की बात करें तो उनको भी श्योरिटी नहीं है कि किस टाइम क्या बीजेपी की सरकार आएगी या तृणमूल की सरकार आएगी, क्योंकि देखिए तृणमूल के साथ लगातार भ्रष्टाचार जुटता जा रहा है। क्योंकि हमने देखा जब शुवेंदु अधिकारी ने रिजाइन किया था तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में, एक नाम लगातार सामने आ रहा है, वो है अभिषेक बैनर्जी का। अभिषेक बैनर्जी एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे टीएमसी में और उनसे काफी जो टीएमसी के कैडर्स हैं वो नाखुश है, क्योंकि जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन के साथ। तो टीएमसी की अगर बात करें, कहीं ना कहीं जो एकजुट है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के तमाम नेता नाराज बताए जा रहे हैं और जब भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के मुखिया के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है तो कुछ हालात ऐसे ही नजर आते हैं, तब जब उसे दूसरी तरफ तमाम तरह की संभावनाएं दिखाई देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सब्यसाची, जो बंगाल की राजनीति पर, बंगाल की सियासत पर आप तमाम जानकारी हमें दे रहे थे। बात तो हुई बंगाल की, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कोरोना की। जी हां, देश में कोरोना की स्थिति क्या है, वहां की हालत क्या है? मनोज, मुझे लगता है